So let's start. So yesterday we were talking about solid, liquids and gases. In that we have seen the property of matter. We have seen the properties of solid, liquid, gases. We have seen और क्या देखा था? We have seen ये क्या बोलते हैं बॉइलिंग. नहीं बॉइलिंग नहीं देखा. लास्ट टॉपिक क्या करा था हमने कल? What is the last thing that we did? हाँ हमने ये देखा था anomalous property of water देखा था. And anomalous property of water के साथ surface tension phenomena देखा था. Right? Yes. Okay. Okay. So we have done matter, उसके properties, then solid liquid gases, उनके properties, then we did density. Density के हिसाब से flotation देखा था हमने. Flotation में कौन sink करेगा कौन float करेगा. Then anomalous property of water, and along with that we had seen the surface tension phenomena. And I also told you about surfactant and surfactant का connection. So today we'll start with diffusion. डिफ्यूजन बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है. होता क्या है डिफ्यूजन में? डिफ्यूजन में होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हो जाते हैं. जैसे कि अगर मैंने एक परफ्यूम का बॉटल लिया, रूम के एक कोने से स्प्रे किया, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पूरे रूम में जो है स्प्रेड हो जाएंगे और नॉर्मल एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ ये परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स अपने आप को घुल मिला देंगे. ठीक है ना. सो बेसिकली घुल मिल जाएंगे उसके साथ. सो ये जो घुल मिल जाना है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफ्यूजन. ठीक है ना. सो दिस डिफ्यूजन इज कॉज्ड ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? ये जो डिफ्यूजन है ये प्रॉपर्टी ऑफ मतलब विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कॉजेज दिस डिफ्यूजन टू टेक प्लेस? हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़े थे. काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है उसके वजह से होता है, बट कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव. यस. ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव. यस. वेरी गुड. सो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैटर. ठीक है. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ठीक है. नाउ एज वी सॉ दैट कि मूवमेंट कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन देयर इज स्पेस बिटवीन देम फर्स्ट, एंड सेकंड व्हेन देयर इज एनर्जी इन देम. ठीक है ना. एंड वो एनर्जी का कारण क्या था? वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कारण क्या था? हीट या टेम्परेचर. सो बेसिकली कैन आई से दैट कि डिफ्यूजन विल बी मोर when temperature is more? है ना. because diffusion is basically intermixing of particles. So for this intermixing to take place they need to move. movement करना पड़ेगा. as they move they will have kinetic energy in them, and this kinetic energy is directly proportional to temperature. So as temperature rises kinetic energy will be more and diffusion will be higher. Clear है यहाँ तक? Any doubts? Okay. So this is the reason why various gases mix with air. ठीक है ना. जैसे परफ्यूम, इंसेंस स्टिक. ठीक है. उसके बाद एनी काइंड ऑफ खुशबू दैट यू गेट. ये सारे हो गए गैस एंड गैस के बीच का डिफ्यूजन. ठीक है. गैस के पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो गए. ठीक है ना. लिक्विड टू लिक्विड का कोई एग्जांपल? अच्छा सबसे पहली चीज, डिफ्यूजन कौन से मीडियम में होता है? डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन विच मीडियम? गैसेस. मीडियम मतलब सॉलिड लिक्विड गैस ना. यस. सो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन ऑल द मीडियम्स. डिफ्यूजन जो है वो ऑल द मीडियम्स में होता है. ठीक है. सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है. गैस में फास्टेस्ट होता है. ठीक है ना. लिक्विड में मॉडरेट और सॉलिड में
स्लोएस्ट, बट होता तीनों में। श्रेया जो आप कह रही हो कि लिक्विड में ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस भी होता है, ठीक है, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपने जब नींबू पानी बनाया होगा तो उसके लिए बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा होगा, ठीक है। सो नाउ सी, इफ यू हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड इन दैट यू ऐड नींबू का, क्या बोलते हैं, जूस, ठीक है, नींबू आप जो है उसको निचोड़ कर इसमें जो जूस मिलाती हो, ठीक है, तो इसमें क्या ये डिफ्यूज हो जाता है या लेयर बन के रह जाता है कि नींबू का पानी ऊपर और नॉर्मल पानी नीचे? इज इट गेटिंग डिफ्यूज देयर? अरे हाँ, है ना? यस। सो बेसिकली डिफ्यूजन लिक्विड टू लिक्विड में होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली ऑस्मोसिस की बात करें, ऑस्मोसिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, बिकॉज ऑस्मोसिस का रिक्वायरमेंट इज दैट इट रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। So osmosis takes place only in liquid, whereas diffusion takes place in all the three mediums, solid, liquid and gases, ठीक है। So diffusion takes place fastest in gases, moderate in liquid, liquid का एग्जांपल दे दिया मैंने, जैसे पानी और नींबू पानी है, दोनों आपस में डिफ्यूज हो रहे हैं, और सॉलिड में जो है स्लोएस्ट। तो सॉलिड में होता है क्या? यस, हो सकता है। जैसे आपने बचपन से देखा होगा कि क्लासरूम में जब कोई एग्जाम वगैरह कंडक्ट होना होता है तो उस टाइम पे चौक गीला करके जो है टेबल पे, उसके बाद आपके ब्लैक बोर्ड पे चौक गीला करके जो है रोल नंबर्स वगैरह लिखे जाते हैं, देखा है आपने? है ना, ये कोने में ऐसे। ओके, सो व्हाई इज इट डन सो? चौक को गीला क्यों करते हैं? डार्क हो जाता है, क्या वो मिटता है जल्दी? इज इट इजी टू क्लीन दैट? नो। यस। सो बेसिकली हो ये रहा है। वैसे तो अगर मान लो आपने चौक से ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा, मैं ग्रीन बोर्ड की बात नहीं कर रहा, वो कांच का बेस होता है उस पे, मैं बात कर रहा हूँ दीवार की, ठीक है ना, दीवार की जिसके ऊपर ब्लैक पेंट मारा होता है, वो वाला ब्लैक बोर्ड। वो वाले ब्लैक बोर्ड पे अगर आपने चौक से कुछ लिखा और उसको 2-3 महीने छोड़ दिया, रेगुलर, कुछ गीला वेला कुछ नहीं किया था, रेगुलर चौक से, तो उसको 2-3 महीने बाद मिटाने की कोशिश करना, जल्दी नहीं मिटेगा। जनरली ये हमारे साथ तब होता था जब मान लो कि स्कूल में छुट्टी होने वाली थी, ठीक है, जैसे ये अभी समर ब्रेक का टाइम है, तो समर ब्रेक से जस्ट पहले दिन जो क्लास हुई होती है, टीचर जनरली अगर इरेज करना भूल जाती है, तो फिर छुट्टी के बाद आने के बाद बहुत मुश्किल होती है उसको मिटाना। कभी ऐसा हुआ है? देखा है? फेस किया है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन द बोर्ड if something has been written on the board and it was left for a long period of time. So basically what happens is the particles of chalk has got diffused with the particles of wall. So ये solid है, solid के साथ diffusion हो रहा है। So as the movement is very very slow, the diffusion takes a lot of time. अब अगर मैं solid के साथ हल्का सा लिक्विड डाल दूं, इसीलिए चौक को गीला किया, तो सॉलिड के साथ हल्का सा लिक्विड डाल दूं और इसका जो डिफ्यूजन है ये देखूं, तो स्लाइटली थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, जो सॉलिड से सॉलिड में हो रहा था, अगर सॉलिड और लिक्विड मिला दिया, ठीक है, इसलिए चौक को गीला करते हैं, इससे डिफ्यूजन रेट थोड़ा सा हाई होगा, जिसके कारण थोड़ा सा जल्दी डिफ्यूजन हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू इरेज द चौक पार्टिकल। क्लियर है? So what is the conclusion? Conclusion is that कि diffusion takes place in all the medium, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में, ठीक है। सॉलिड में जो है फास्ट स्लोएस्ट होता है, लिक्विड में मॉडरेट और गैसेस में फास्टेस्ट, ठीक है। सो बहुत सारे एग्जांपल्स है, हो गया। अब थोड़ा हम काम की बात करते हैं। एलपीजी, सीएनजी, ये जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना,
ये जो होता है, ये जो हम लोग अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं, एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या होता है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी? यस, ब्यूटेन। और सीएनजी का? मीथेन। ठीक है, एलपीजी का ब्यूटेन और सीएनजी का मीथेन। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस गैसेस? इन गैसेस का नेचर क्या है? ओडर की बात करो तो हाँ फ्लेमेबल हो तो ठीक है। अगर ओडर की बात करो, स्मेल की, ओडरलेस होते हैं। ये भी ओडरलेस है। ठीक है, वैसे मीथेन ओडरलेस नहीं होता है अगर ये ऑर्गेनिक बना हो तो। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब जैसे फेसेस में, ठीक है ना, ये कुत्ते बिल्ली इंसान इन सबके जो फेसेस होते हैं, उसके अंदर से जो मीथेन जाता है वो ओडरलेस नहीं होता। खैर हम लोग एलपीजी की बात करते हैं फिलहाल। हाँ तो रुक जाओ। सो अब देखो, एलपीजी जो है, एलपीजी के अंदर मेन कंपोनेंट क्या है? ब्यूटेन है। और ये कैसा होता है? ओडरलेस होता है। ठीक है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब घर में गैस लीक होता है तो स्मेल आती है। यू गेट स्मेल ऑफ द गैस। यस। तो ये क्यों आ रही है? क्योंकि जब एलपीजी गैस के अंदर फिल किया जाता है, उस टाइम पे उसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट को मिक्स किया जाता है। ठीक है ना, उसका नाम होता है इथाइल मेरकैप्टन। ठीक है, ये जो इथाइल मेरकैप्टन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट है। ये जो है, ये जब ब्यूटेन के साथ मिलाया जाता है और लेट्स से कि ये गैस जब बाहर निकलता है, उस टाइम पे इसका डिफ्यूजन रेट बहुत हाई होता है। सो ड्यू टू दिस डिफ्यूजन ऑफ दिस इथाइल मेरकैप्टन विच इज अ वेरी स्मॉल वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट, इसकी जो खुशबू है, ठीक है, या खुशबू बोलो या जो भी बोलो, इसकी जो स्मेल है पूरे रूम में फैल जाती है, जिससे अपने को इंडिकेट होता है कि गैस लीक हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता, if this did not happen, if this mixing of the ethyl mercaptan did not happen, तो क्या होता? लेट्स से कि आप छुट्टी पे चले गए हो, ठीक है ना, आप छुट्टी पे गए हो और अपना जो गैस है उसको आप जो है नीचे से लॉक करना भूल गए हो। एक आपने देखा होगा सिलेंडर के ऊपर जहाँ पे हम लोग अपना नोजल लगाते हैं, उससे जो पाइप निकलती है वहां पे भी एक रेगुलेटर टाइप का होता है। आप गैस को जो है एकदम नीचे से भी बंद कर सकते हो। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपने वो ओपन छोड़ दिया और वहां से जो पाइप आपके एक्चुअल गैस में आई है, जो ओवन में आई है, अगर कोई चूहे वगैरह ने काट दिया बीच में और आपने नीचे से बंद नहीं किया था, तो क्या होगा? वो पाइप से लीकेज हो जाएगा। सो लेट से ऐसा हो गया, आप जो है जल्दबाजी में नीचे से रेगुलेटर को बंद करना भूल गए, पाइप के अंदर गैस जा रहा है और चूहे ने काट दिया, और आप गए हो 2 महीने की छुट्टी पे, तो सारा गैस लीक हो चुका होगा घर में। और लेट से कि इथाइल मेरकैप्टन है नहीं, सिर्फ ब्यूटेन है उसका मेन कंपोनेंट, जो कि ऑर्डरलेस होता है। तो आप घर के अंदर जिस दिन आए 2 महीने बाद, पूरा गैस से भरा हुआ है, लेकिन आपको स्मेल ही नहीं आ रही है। और आप जो है शाम शाम को लौटे हो, क्योंकि कल सुबह स्कूल जाना है। ठीक है ना। तो शाम को लौटे हो, एकदम मध्य संध्या का समय हो चुका है, जिस टाइम पे हम लोग जो है शाम की आरती करते हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी में अंदर आए और हम भगवान के सामने जाकर दिया लगाए। ठीक है, और पूरे घर में जो है गैस भरा हुआ था। ठीक है, तो भगवान जो है, भगवान बोलेंगे अरे मेरा इतना प्यारा भक्त। ठीक है, हाँ भगवान बोलेंगे इतना प्यारा भक्त हमारा, आते ही जो है इसने मतलब मेरे सामने दिया लगाया, क्यों ना इसको अपने पास ही बुला लिया जाए। ठीक है, सो बेसिकली ये हो जाएगा। सो ऐसा ना हो। ठीक है, यस चलो वत्स, तुम्हारा समय आ गया। ठीक है, तो ताकि ऐसा ना हो, इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट इसमें डाला जाता है। और ये क्वेश्चन एनडीए 2021 में आया था। ठीक है, इथाइल मेयर कैप्टन का क्वेश्चन अभी रिसेंट पेपर, लास्ट ईयर के पेपर में आया था। क्लियर है? सो ये डिफ्यूजन से रिलेटेड है कि इट इज एडेड सो दैट ये डिफ्यूजन जो है, ये डिफ्यूजन से घर में हमें पता चल जाए इसके बारे में। ठीक है,
लेकिन ऑप्शन में ना मेयर कैप्टन दिया हुआ था, इथाइल नहीं दिया हुआ था। सो मेयर कैप्टन, इथाइल मेयर कैप्टन, इट इज जस्ट लाइक इथाइल अल्कोहल बोलने से अच्छा हम लोग उसको शॉर्ट में अल्कोहल बोलते हैं। तो वैसे ही इथाइल मेयर कैप्टन को कई बार सिर्फ मेयर कैप्टन भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन में सिर्फ मेयर कैप्टन था, समझ जाना। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर के कितने यूनिट्स है? हमें 3 चाहिए। एक है डिग्री सेल्सियस, एक है केल्विन, और एक है फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। ऐसा यूनिट कौन सा है? केल्विन है। ओके, वेरी गुड। काहे? वैसे ज्यादातर लोग तो डिग्री सेल्सियस ही प्रेफर करते हैं। हम जैसे बोलते हैं कि अभी कितने पे एसी चल रहा है, 22 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। बॉडी का टेम्परेचर कितना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग केल्विन को क्यों यूज करते हैं? बाहर का तापमान भी हम लोग डिग्री सेल्सियस में ही लिखते हैं। व्हाट इज द रीजन? ज्यादा कम टेम्परेचर मेजर करने पे अच्छी वैल्यू आएगी। अच्छा, -200 डिग्री सेल्सियस प्रेफरेबल टू राइट 73 केल्विन। -200, अच्छा, ओके। ओके, इजी टू कन्वर्ट। ओके। ओके, ऐसा नहीं है। द थिंग इज दैट ये इंडस्ट्रीज में यूज करना प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर दोनों टाइप होता है। हाई में तो चलो डिग्री सेल्सियस की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बट बहुत नीचे जब होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। अब नेगेटिव कहीं पे आ रहा है, पॉजिटिव कहीं पे आ रहा है, नेगेटिव कहीं पे आ रहा है, पॉजिटिव कहीं पे आ रहा है। तो इंडस्ट्री में क्या है कि कैलकुलेशंस बहुत ही तेजी से करनी होती है। तो दे रिक्वायर द कैलकुलेशंस टू बी डन वेरी क्विक। तो देर इज अ हाई चांस कि पॉजिटिव नेगेटिव की गलती बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है ना, आप लोगों के ऊपर जब प्रेशर नहीं होता, ठीक है, तब भी आप पॉजिटिव नेगेटिव में गलती कर देते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कई बार। है ना? तो यहाँ पे इंडस्ट्री में तो एक तो प्रेशर का काम है, उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है। सो दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव वैल्यू टू बी देयर। ठीक है ना, उनको नेगेटिव वैल्यू अवॉइड करनी है। सो एज वी नो दैट कि केल्विन स्केल में क्या होता है, जो भी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में लिखी होती है उसमें हम लोग 273 ऐड कर देते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, लेट्स से कि 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में आ जाएगा 283 केल्विन। ठीक है ना, यही होता है। सो इसका मतलब अगर मुझे केल्विन स्केल में, नेगेटिव तो दूर की बात है, अगर मुझे केल्विन में 0 चाहिए तो मुझे कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना पड़ेगा? अगर मुझे केल्विन 0 चाहिए तो -273 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा ना। समझ आ रही बात? तो ये जो -273 डिग्रीज है, यहाँ तक कोई चीज पहुंचती नहीं है। देखो, जब हम लोग किसी चीज को हीट करते हुए एक्सपेंड होता है, व्हेन वी हीट समथिंग इट एक्सपेंड्स। सो दैट मीन्स उसका रिवर्स भी ट्रू होगा। जब हम लोग किसी चीज को कूल करेंगे, इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड कम टुगेदर। है ना? इफ वी कॉन्ट्रैक्ट समथिंग, इफ वी कूल समथिंग, इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड कम टुगेदर। सो -243 डिग्री सेल्सियस से कम कोई टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। -243 डिग्री सेल्सियस से नीचे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे जो पार्टिकल्स है, सारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, वो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे होते हैं। उससे कम तो और कोई कंप्रेस होगा ही नहीं, इसीलिए इससे कम टेम्परेचर कुछ जाएगा ही नहीं। ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर लेट से कि ये 243 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए, तो भी केल्विन में वैल्यू क्या मिलेगी हमें? व्हाट विल बी द वैल्यू इन केल्विन? तो भी हमारा 30 केल्विन आ रहा होगा, तब भी पॉजिटिव है। समझ आ रही बात? तो इसके कारण हम लोग केल्विन स्केल को अपना एसआई यूनिट मानते हैं। ठीक है, बिकॉज इंडस्ट्रियल यूज में ये काफी इजी होता है। ठीक है,
सो डिग्री सेल्सियस एवरीवन नोस, केल्विन स्केल का कन्वर्जन इज वेरी इजी, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर दो, ठीक है ना। आई होप दिस इज डन। अब फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट में क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32, वेरी गुड, ठीक है। सो फ़ारेनहाइट स्केल में डिग्री सेल्सियस प्लस इंटू 9/5 प्लस 32। सो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रहता है इट इज 37 डिग्री सेल्सियस, वो जो है फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होने वाला है, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है इट इज 37 डिग्री सेल्सियस, सो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना रहता है, 98.6। इसका मतलब अगर बॉडी टेम्परेचर आपका 98.6 डिग्रीज है, इसका मतलब आपको कोई बुखार उखार नहीं है, एकदम रेगुलर है। अगर 99, 100, 101, 102, 104 ऐसा हो जाता है, हम बोलते हैं ना बुखार आया, 100 का बुखार है, 102 का बुखार है, 105 का बुखार है। सो ये जो 100, 102, 105 है, ये क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल है। हमारे घर में जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं, जिससे हम लोग जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, वो जनरली फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसको कन्वर्ट करके देख लो, 37 इंटू 9/5 प्लस 32 करके देखो। सी और के में तो हो गया, एफ की क्या जरूरत है। अब जरूरत का तो पता नहीं, बस अब फ़ारेनहाइट नाम का एक इंसान था, उसने बोला कि मैंने भी बनाया है, ऐसा कैसा मेरा नाम नहीं डालोगे, डालो, करके देखो इसको कन्वर्ट। आए क्या, यस 98.6 आ रहा है, ओके ग्रेट। अब इससे जो टिपिकल क्वेश्चन आता है फ़ारेनहाइट स्केल से, विच इज मोर प्रेफर्ड इन एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स में बोल तो रहा हूँ केल्विन यूज करते हैं जनरली, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू अवॉइड करने के लिए। ओके, नाउ फ़ारेनहाइट स्केल से जो एग्जाम में मैक्सिमम जगह पे क्वेश्चन आता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बहुत बार रिपीट हो चुका है, एनडीए में भी हो चुका है, सीडीएस में भी हुआ है, एफकेट में भी हुआ है, बहुत सारे इसमें हुआ है। एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आता है कि एट विच टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कौन से टेम्परेचर पे इक्वल होता है। सो -40 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। सो एक बार करके भी देख सकते हो, -40, ठीक है, इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 1 जा 5 8 जा 8 9 जा कितना हुआ, -72 प्लस 32, तो 72 प्लस 32 -40, बराबर है। ओके, सो -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो ये हो गया टेम्परेचर। नाउ टॉकिंग अबाउट चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय अप्लाइंग टू थिंग्स, ठीक है। यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय अप्लाइंग टू थिंग्स, वन इज change in temperature, other is change in pressure,
एक टेम्परेचर में चेंज है या तो प्रेशर में चेंज है। अब टेम्परेचर में चेंज दो तरीके से आ सकता है, या तो आप उसको ठंडा करो या तो आप उसको गर्म करो। वो दो केस में आपका टेम्परेचर चेंज होगा, एक में गर्म होगा एक में ठंडा होगा। ठीक है ना। तो अगर मेरे पास कोई सॉलिड है, उससे मुझे लिक्विड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? व्हाट विल आई डू? हीट करूंगा उसको। ओके। और इससे जो चेंज होगा सॉलिड से लिक्विड में, इस प्रोसेस को क्या बोलूंगा? व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? इज कॉल्ड एज फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको? फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड से अगर मुझे गैस बनाना है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? फिर से हीट करेंगे। प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। गुड। ठीक है ना। तो सॉलिड से हीट किया लिक्विड बना, लिक्विड से हीट किया गैस बना। अगर मुझे डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनाना है, पॉसिबल है? यस, क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ओके। सब्लिमेशन का एग्जांपल बहुत सारे, कैम्फर है। सबको एक ही आता है। नैफ्थलीन बॉल्स है। ठीक है, नैफ्थलीन बॉल्स हो गए। ठीक है। ड्राई आइस। ड्राई आइस तो हम लोग गैस से सॉलिड में आते हैं ना। हाँ, मतलब उल्टा भी ट्रू है, बट जनरली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ठंडा करते हैं, तब वो सॉलिड आइस बनता है। फिर वो धीरे धीरे जो है वो मतलब जब उसका हीट मतलब वो हीट अप हो जाता है तो फिर से गैस बनता है। दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट नॉर्मली तो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज फ्रीज्ड, ठीक है, टू मेक सॉलिड ड्राई आइस। ठीक है, कैम्फर हो गया, नफ्थलीन बॉल्स हो गए। ठीक है। उसके बाद NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। इंसेंस स्टिक। ठीक है, ये सारे वेरियस एग्जांपल्स हैं। ओके। नाउ इफ आई वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम गैस टू लिक्विड, व्हाट विल आई डू? cool cool it, and the process is called as condensation. And liquid to solid, again cool, and this is called as freezing. Okay. Now if I want to convert directly from gas to solid, is it possible? Yes, process called as deposition. ठीक है ना. Now there is a note. If you have studied from old version of NCERT, in that old version of NCERT they have given sublimation in both of these. ऊपर sublimation, नीचे भी sublimation. ठीक है, अगर आपने ओल्ड वर्जन ऑफ एनसीईआरटी से पढ़ा होगा तो, ठीक है ना, तो उसमें दोनों में सब्लिमेशन सब्लिमेशन दिया है। हाउएवर उसका पीछे का पन्ना भी पढ़ना, ठीक है, उसमें बोला है कि वो मिसप्रिंट हुआ था। ठीक है, उसी में दिया हुआ है कि वो मिसप्रिंट हुआ था। आगे वाले सारे वर्जन्स में जो है वो डिपोजिशन नाम से ही आया है, और यही सही है। दिस इज करेक्ट। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। हाउ डज दिस हैपन? लेट्स से आई एम हैविंग अ सब्सटेंस एट 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई एक सब्सटेंस है, मान लो एक बॉक्स है, वो अभी 10 डिग्री सेल्सियस पे है। अब मैं इसको जो है चूल्हे पे बिठाता हूँ, नीचे से ओवन पे रखा, और नीचे से इसको हमने हीट किया। सो व्हाट शुड बी माय ऑब्जर्वेशन इन दिस? व्हाट शुड हैपन टू दिस ब्लॉक व्हिच इज एट 10?
टेम्परेचर विल इंक्रीज 10 पे, रे बाबा 100 पे नहीं है, 10 पे है, ठीक है 10 पे है, so it will become 11 12 13 14 15 इस तरीके से बढ़ता रहेगा, है ना। That means my general observation is that कि if we heat something the temperature increases। जब हम लोग किसी चीज को हीट करते हैं उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है किसी भी चीज के लिए, है ना। ओके, नाउ व्हाट I have done is I have taken a beaker, a big one, and in that I have put 1 kg of solid ice। मैंने 1 kg का सॉलिड आइस इसके अंदर डाल दिया, मैंने डीप फ्रीजर से निकाला तो वहां पे -4 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, इट वाज एट -4 डिग्री सेल्सियस, और इसको मैंने नीचे से अभी हीट किया, ठीक है ना। सो जब मैंने इसको नीचे से हीट किया, स्टैंड पे रखा हुआ है, ठीक है, इसको जब मैंने इसको नीचे से हीट किया, इस पे मैंने एक थर्मोमीटर भी रखा था कि मैं चेक कर पाऊँ टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है। जब मैं इसको हीट करूंगा व्हाट शुड बी माय ऑब्जर्वेशन ओवर हियर, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, -3 -2 -1 फिर 0। ओके, सो आई ब्रॉट इट टू 0, और अब भी मैं इसको हीट करते जा रहा हूँ, आई एम स्टिल हीटिंग इट फ्रॉम डाउन, देन व्हाट विल हैपन, सो टू गो टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। नो नो, अरे क्यों, अभी तो हमने देखा था 0 पर वेट करना पड़ेगा बहुत, क्यों 2200 लेटेंट, क्या बात है, लेटेंट हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस आइस के ब्लॉक को, जो कि 1 kg का है, 1 kg सॉलिड आइस, ठीक है, अगर मैं इस 1 kg के ब्लॉक को -4 से 0 पे ले आऊं और उसको नीचे से हीट करूं, सो मेरा जो जनरल ऑब्जर्वेशन रहता है कि वो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, वो अब नहीं होगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, अब मैं नीचे से हीट कर रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, ये 0 पे ही खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टेट बदलने लग गया है, फ्रॉम सॉलिड आइस इट इज नाउ स्टार्टिंग टू बिकम लिक्विड, ये नीचे से जो है लिक्विड हो गया, फिर उसके बाद का लेयर लिक्विड हो गया, उसके बाद का लेयर लिक्विड हो गया, उसके बाद का लेयर लिक्विड हो गया। अब मेरे को एक सवाल था जब मैं स्कूल में था कि अब ऊपर का पार्ट अब भी सॉलिड है, नीचे अभी लिक्विड हो गया है, ठीक है, अब मैं इसको नीचे से हीट किए जा रहा हूँ, तो क्या जितना पार्ट मेरा पानी बना है, क्या ये जो है ये जल्दी उबल जाएगा, विल इट बॉयल क्विकर, क्योंकि ऊपर का तो अब भी सॉलिड है, नीचे का जो है, नीचे का तो अभी ऑलरेडी लिक्विड हो चुका है, क्या ये नीचे का जल्दी उबलेगा और फिर ऊपर का पिघलेगा और फिर वो उबलेगा, विल दैट हैपन, नो ना, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, until all the ice is melted, okay, that means now ये पूरा का पूरा लिक्विड पिघलेगा और इसका एकदम छोटा सा भी कोना नहीं बचेगा, वो भी पिघलेगा, बट यहाँ पे एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये लिक्विड है और यहाँ पे एक छोटा सा कोना बचा हुआ है इसका, ठीक है ना, ये छोटा सा कोना जस्ट पिघला, जस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो जस्ट पिघला है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पानी का टेम्परेचर कितना होगा, जस्ट एट दैट पॉइंट जब वो लास्ट पार्टिकल ऑफ सॉलिड जो है वो चेंज हुआ है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर, विल इट बी 0, okay, that means can I say at 0 degree Celsius the water can be in the form of liquid and also it can be in the form of solid ice, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 0 पे वो लिक्विड भी रहता है और 0 पे आइस भी रहता है, क्या ये दोनों सेम ही है या एक गर्म है एक ठंडा है, एक गर्म एक ठंडा, सेम सेम, सेम,
लिक्विड गरम, ओके, गरम ठंडा, एक में हीट एनर्जी ज्यादा है, एक में कम। हाँ, तो हीट एनर्जी ज्यादा है तो ठंडा ही, वो गरम ही हुआ ना, तो दे आर नॉट सेम, ठीक है, दे लुक सेम बट दे आर नॉट द सेम। ये जो 0 डिग्री का आइस है, ये मेरे हीट करने से पहले 0 पे ही था, और मेरे हीट करने के बाद लिक्विड 0 पे रहा। तो इस लिक्विड के अंदर इतने देर तक, जब तक ये पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक पिघल नहीं गया, इतने देर तक लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हुई ना। और कितनी हीट थी वो? 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। हमने 1 केजी लिया था ना इधर, वी हैड टेकन 1 केजी आइस। सो 1 केजी के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वो 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। समझ में आया? तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 केजी लेते तो ये डबल हो जाता, 3 केजी लेते तो ये ट्रिपल हो जाता, आधा केजी लेते तो हाफ हो जाता, ठीक है, 1/4 लेते तो ये 1/4 हो जाता। दैट इज वाई फॉर आवर स्टैंडर्डाइजेशन हमने यहाँ पे 1 केजी लिया, ताकि हमें उसकी हीट पता चले। तो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर, ठीक है ना। दैट मीन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस द लिक्विड विल बी वार्मर देन 0 डिग्री आइस। ये जो है ये वार्म होगा इससे। समझ आ रही बात? ओके, सो अब इसके बाद ये 0 पे आ चुका है, ठीक है, अब ये 0 पे आ चुका है, और नीचे से पूरा का पूरा जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। अब भी मैं इसको नीचे से हीट कर रहा हूँ, व्हाट विल हैपन? नाउ द टेम्परेचर विल राइज। सो 1 2 3 4 करते 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 कहाँ तक पहुंचेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। ओके, सो इट विल रीच 100 डिग्री सेल्सियस नाउ। सो क्या मैं एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ? लेट्स मेक अ ग्राफ। यहाँ पे है 0 लेवल, ठीक है, ये है -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। मैंने यहाँ से हीट करना स्टार्ट किया था, तो टाइम के साथ साथ मैं हीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग टाइम एक्सेस ले लेते हैं। दिस इज द टाइम एक्सेस। तो टाइम के साथ साथ मैं हीट करना स्टार्ट करता हूँ, तो ये -4 से धीरे 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 जाके यहाँ पे 0 हो जाता है। उसके बाद 0 पे, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसके बाद 0 पे बहुत देर तक स्टे करता है, राइट। अब उसके बाद वापस मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, और ये फिर से राइज करने लग गया, एंड इट वेंट अप टू 100, है ना। अब 100 पे क्या होगा? 100 पे क्या होगा? फिर से रुक जाएगा। So that means again I will get a flat graph, है ना, and then after that it will rise. Same concept है, I hope you already know. तो क्या है कि यहाँ पे अब मैं इसको और नीचे से हीट करूंगा, ठीक है, if I start heating this again, then what will happen? It will stay at 100, ठीक है ना, और फिर यहाँ से जो है हमें गैस बनता हुआ दिखेगा। That means change of state हो रहा है अभी। So because of this change of state, नीचे से जो हम लोग हीट दे रहे थे वो latent heat of vaporization था। So due to the latent heat of vaporization, we could not see any change in the temperature, but change in state. So it was getting converted to this vapor. So now this vapor is already at 100 degrees Celsius. But is it having the same heat which this water is having? क्या इस वेपर के अंदर भी सेम हीट है? नो सर, आफ्टर 100 इट इंक्रीजेस। हाँ, इट इंक्रीजेस, अगर आप उसको और हीट करोगे। ये सराउंडिंग में देखो, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वेपर उड़ी गया है, अंतरिक्ष में पहुंच गया है, उसी सराउंडिंग में उसको और नीचे से हीट करोगे 100 से भी ऊपर होगा, ठीक है ना। सो वेपर जो है, ये वेपर अभी 100 पे है, बट इट इज हैविंग व्हाट? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विद इट,
एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है? ध्यान रखना ये 1 kg लिक्विड है, दिस इज नॉट 1 लीटर लिक्विड, दिस इज 1 kg। लीटर इज वॉल्यूम, kg इज मास। हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं सारा मास पे कर रहे हैं। सो 1 kg वेपर के लिए व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? 22.5 into 10⁵ joules per kg। डेंसिटी तो 1 ग्राम पर ml है ना। देखो 1 लीटर एग्जैक्टली 1 kg नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है, 0.98 होता है। ओके, सो आई वाज सेइंग दैट कि ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। सो अगर आपको बोला कि इन पॉइंट्स को लेबल करो, इन पॉइंट्स में क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट? दिस इज द पॉइंट ऑफ लेटेंट हीट। हाँ, है ना, उसमें जो है चेंजिंग ऑफ स्टेट हो रहा है, दैट मीन्स एट दैट टाइम लेटेंट हीट जो है उसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, बाकी टाइम पे जब हम लोग टेम्परेचर में चेंज देख पा रहे हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे कर करके 100 तक जो गया ये पॉइंट पे, या स्टार्टिंग में जो हुआ था इस पॉइंट पे, या 100 के बाद जो हो रहा है इस पॉइंट पे, इन इन पॉइंट्स पे टेम्परेचर को क्या कहते हैं या हीट को क्या कहते हैं? इसको तो लेटेंट हीट बोला, इन पॉइंट पे इस हीट को बोलते हैं सेंसिबल हीट। सो व्हाट इज सेंसिबल हीट? Heat in which the temperature changes without changing the state of matter. What is latent heat? Latent heat is the heat in which the state changes without changing the temperature. समझ में आई बात? सेंसिबल हीट में क्या होता है? स्टेट नहीं चेंज होता, टेम्परेचर चेंज होता है। लेटेंट हीट में क्या होता है? टेम्परेचर सेम रहता है, स्टेट चेंज हो जाता है। एनी डाउट्स इन दिस? ओके, मान लो कहीं पे आग लगी हुई है, फिर से बोलो, लेटेंट हीट पे, लेटेंट हीट पे, अरे यार, टेम्परेचर कांस्टेंट, स्टेट चेंज। सेंसिबल हीट पे टेम्परेचर इंक्रीज, स्टेट ऑफ मैटर सेम। या टेम्परेचर इधर इंक्रीज ना लिखकर चेंज लिखो। ओके, हम मान लो यहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है ना, आग की लपटें निकल रही है इस तरीके से, अब इसको बुझाना है हमें। ठीक है, आग को बुझाना है तो क्या यूज करें? व्हाट शुड वी यूज? व्हाट आर द ऑप्शन? मिट्टी, ओके ठीक है, मिट्टी, पानी, और 108 पे कॉल करो। ओके, ब्लैंकेट, ठीक है चलो, ब्लैंकेट, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वेरी गुड। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर से CO2 निकलेगा, ठीक है, ओके डन। इन सब का पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ब्लैंकेट? इट ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मिट्टी का पॉइंट क्या है? इट ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। पानी का ये पर्पस नहीं होता, ठीक है ना, पानी का ये पर्पस नहीं होता। सो अब पानी में भी आपके पास दो ऑप्शन है, बिस्लरी और एक्वानी। ठीक है, पानी में आपके पास दो ऑप्शन है, कोल्ड वाटर एंड बॉइलिंग वाटर। कौन सा यूज करेंगे? बॉइलिंग वाटर यूज करेंगे, ओके वेरी गुड। व्हाई विल वी यूज बॉइलिंग वाटर?
बॉइलिंग वाटर क्यों यूज करेंगे? अब मत बोलना कोविड बैच, पढ़ाया था मैंने, ठीक है। क्यों यूज करेंगे? बताओ। एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट। देखो, जो कोल्ड वाटर है, सबसे पहले उसको हमें गर्म करना पड़ेगा, फिर वो स्टीम बनेगा, और तब वो वेपराइज होगा। समझ में आ रही है? मतलब अगर हम लोग ठंडा पानी डालेंगे, ऐसा नहीं है कि ठंडे पानी से नहीं बुझेगा। इतनी आग है ना, इतने आग में अगर आप ठंडा पानी डालोगे तो ठंडा पानी भी इस आग को बुझाएगा। बट ठंडे पानी का स्टेज क्या है? ठंडा पानी पहले इस आग में जाकर खुद गर्म होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो स्टीम बनेगा, और तब जाकर ये आग बुझेगी। मतलब बेसिकली आग को बुझाने के लिए हमें इसे स्टीम बनाकर उड़ाना है। सो हम लोग उसको यूज करेंगे जो कि ऑलरेडी गर्म फॉर्म में है। देखो, गर्म पानी है ना, अभी तक वेपर नहीं बना है वो, है तो अभी भी पानी। उसको और हीट मिला जो कि इस आग में है, तो वो जल्दी से वेपराइज होकर उड़ जाएगा। ठीक है, उसको अगर और हीट मिला एब्जॉर्ब करने के लिए, सो दिस वाटर इज रेडी टू गो अवे इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। On the other hand, contrary, the cold water which is falling on this will first absorb the heat, then become warm, and after that it will absorb more heat, and then it will go as a vapor. So दो स्टेजेस है वहां पे। पहले गर्म, ये ठंडे से गर्म होगा, फिर वहां से वेपर बनेगा। तो इसको दो लेवल पे हीट एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। वेर एज गर्म स्टील जल्दी बनेगा तो आग कैसे बुझेगा? देखो पानी जो है, देखो यहाँ पे आग क्यों लगी हुई है? क्योंकि यहाँ पे गर्मी है। इस गर्मी को किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया तो ये आग खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब कोल्ड वाटर डाला तो इसको टाइम लग रहा है वेपर बनकर उड़ने में, क्योंकि वो पहले जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर वो खुद ठंडा गर्म हो रहा है, और उसके बाद और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर उड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे, अच्छा मेरे को सबसे पहले ये बताओ, मेरे को समझ में आ गया क्वेश्चन में डाउट का है आपको। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जहां पे आपको आग की लपटें दिख रही है, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फायर इस तरीके से जब ये निकलता है तो ये जो फ्लेम्स है, ये फ्लेम्स क्या है? व्हाट आर दिस फ्लेम्स एक्चुअली? अनबर्न्ड कार्बन? नो। चलो ये कंसेप्ट पहले समझो। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। देखो, किसी भी चीज दुनिया में जो है उसके अंदर कार्बन होता है। जब हम लोग कार्बन को जलाते हैं, तो जलाने का मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नहीं, सुनो सुनो, सुन लो पहले। तो कार्बन को जब हम लोग जलाते हैं, तो उसको हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और इससे बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। दिस इज कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन। ये आपने कभी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एट्थ में भी पढ़ा होगा। व्हेन कार्बन इज बर्न्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। बराबर? पढ़ाइए। यस। नाउ इफ आई एम हैविंग कार्बन which is also having some molecules of hydrogen, जैसे मान लो मीथेन ले लिया मैंने। if I have taken methane, CH4, when I burn this with oxygen, now this time it will form CO2 plus H2O in vapor form plus heat plus light, ठीक है ना। तो ये जो आग है, ये एक्चुअल में क्या है? ये वेपर है। ये जो वेपर उड़ रहा है, इसी के ऊपर आपको ये फ्लेम्स नजर आते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर आपने कभी चारकोल को जलते हुए देखा होगा, जो तंदूरी वगैरह पकाने के लिए जो नीचे चारकोल होता है, उस पे आपने कभी फ्लेम्स नहीं देखे होंगे। वो काला रहता है, उसको आप हीट करोगे, इट विल बर्न एंड इट विल बिकम रेड हॉट, बट इट विल नॉट हैव फ्लेम्स ओवर इट। क्यों? क्योंकि उसमें प्योर कार्बन है, उसमें कोई हाइड्रोजन का एलिमेंट नहीं है, जिसके कारण वो सिंपल सा CO2 प्लस हीट प्लस लाइट बनकर जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास कोई फ्लेमेबल सब्सटेंस है जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वो यहाँ पे जो है H2O का वेपर बनाता है। ये जो H2O का वेपर उड़ता है ना, इसके ऊपर आपको आग की लपटें दिखती है, फ्लेम्स दिखते हैं। अब इसको इससे रिलेट करो। यहाँ पे जो हमारे पास बॉइलिंग वाटर है, उसके ऊपर तो ऑलरेडी ये H2O के फ्लेम्स है। सो ये जो फ्लेम्स यहाँ पे है, इसको जल्दी उड़ा देगा ऊपर।
समझ में आई बात? इट विल नॉट टेक मोर टाइम, पहले वो गर्म होगा फिर उसके जो है फ्लेम्स बनेंगे। क्या ये समझ में आया कंसेप्ट? तो अगर हमने इन फ्लेम्स को ही खत्म कर दिया, यहाँ पे जो ये H2O है, इस H2O को ही अगर हमने खत्म कर दिया तो आग बुझ जाएगी ना। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हम लोग बाकी मेथड्स में मिट्टी डालना, ब्लैंकेट डालना या CO2 डालना, उससे हम लोग क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को हटाते हैं। पानी डालने से हम क्या करते हैं, इस H2O को हटाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? फिर से ये कंसेप्ट बता देंगे। ओके, सो हमारे पास है कार्बन। इस कार्बन को जब हम लोग सिंपल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। बट इफ वी आर हैविंग एनी काइंड ऑफ, हाँ समझा रहा हूँ, इफ वी आर हैविंग एनी काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है, C2H4, ठीक है ना, C4H10, कुछ भी हो सकता है ये, CH4, एनीथिंग विच इज हैविंग कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इसको जब हम लोग CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो इन सबका एक ही रिएक्शन होता है, सिर्फ बैलेंसिंग अलग होती है, रिएक्शन सेम होता है। CO2 प्लस H2O इन गैसियस फॉर्म प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन के वेपर्स है, ये हाइड्रोजन के वेपर्स, इसको रियल लाइफ में सोचो, कोई भी गैस क्या होता है, उड़ता है ना ऐसे, दिस इज फ्लाइंग, ठीक है। तो आग के जो लपटे होते हैं उसका कोई फिक्स शेप होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में आग के लपटे किसके ऊपर लग रहे हैं, वो इन हाइड्रोजन के फ्लेम्स के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो गैस उड़ रहा था ऊपर, ये उसके ऊपर जो है आपको येलो कलर के, रेड कलर के फ्लेम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर ये गैस ही हमने खत्म कर दिया, ये हाइड्रोजन के गैस को ही हमने यहाँ से हटा दिया, तो ये फ्लेम्स ही नहीं रहेंगी। समझ में आई बात? हम्म, so far so good, any doubts here? Okay, so what is this boiling doing, this boiling water doing? It is eliminating the H2O vapors। तो पानी डाल के क्या होता, तो पानी डालूंगा तो पानी अभी ठंडा है, पहले ये तो गर्म होगा, जब तक गर्म नहीं होता तब तक वो वेपर नहीं बन रहा है ना, वेपर को उड़ाना है हमें जल्दी से जल्दी। बॉइलिंग वाटर ऑलरेडी गर्म है, उसको हीट मिली, एब्जॉर्ब किया, वेपर बनकर उड़ गया। जब वो वेपर बनकर उड़ गया तो फिर नीचे वेपर्स नहीं रहे, तो उसके ऊपर आग की लपटें नहीं रही। आप ठंडा पानी डालोगी, ठंडा पानी डालोगी तो पहले वो गर्म होगा, अब तक वेपर नहीं बन रहा है, तो वहां पे जो एग्जिस्टिंग वेपर्स थे वो अब भी रहेंगी, अब वो और गर्म होगा, और हीट एब्जॉर्ब करके, ठीक है ना, तब तक वो वेपर सही, अब वो वेपराइज होगा। और उसके बाद तो एक्चुअल में जितना लग रहा है कि अच्छा गर्म पानी से जल्दी होता है, ठंडे पानी से बहुत लेट होता है, इतना भी लेट नहीं होता है। बट अगर आपके पास ऑप्शन हो गर्म और ठंडे का, तो गर्म यूज करना, ऑप्शन नहीं हो तो ठंडे पानी से भी बुझेगा, ठीक है ना। हो सकता है कुछ सेकंड्स लेट बुझेगा, लेकिन बुझेगा। तो चीजें बर्बाद तब ज्यादा होंगी जब पानी से बुझाएंगे, कंपेयर टू ब्लैंकेट ऑन ऑल। डिपेंड करता है। अब देखो, पानी से बुझाना मतलब हमें देखो, अगर आपने H2O को खत्म कर दिया, इट इज नॉट बिकॉज कि कार्बन जलता है तो फिर, टेक इट ह्यूमन, हाँ तो ह्यूमन इज मेड अप ऑफ कार्बन, हम लोग कार्बन है, ठीक है ना। तो हमारे ऊपर फ्लेम लगी हुई है, क्यों लगी हुई है? क्योंकि हमारे ऊपर से जो है ये H2O के वेपर्स जा रहे हैं, ये H2O के वेपर्स को एक बार में हमने उड़ा दिया, एक बार में ही खत्म कर दिया, तो हमारी बॉडी अब जलेगी नहीं, ठीक है ना। ब्लैंकेट वैम मतलब एनी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इससे बर्बाद होगा उससे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट इज जस्ट दैट कि आप कितने जल्दी एक्शन लेते हो, ठीक है। जितना जल्दी आप एक्शन लोगे उतने जल्दी आप बच जाओगे। अल्टीमेटली अपने को आग को वहां से बुझाना है, हटाना है।
या तो आप ऑक्सीजन कट कर दो या तो उसके फ्लेम्स को कट कर दो, ये जो H2O के फ्लेम्स है, दोनों में से कोई एक काम कर दो, काम हो जाएगा। समझ आया कंसेप्ट? जस्ट ऑप्शन हुआ तो सोच रही थी, हे भगवान ऐसे दिन ही ना दिखाया हमें तो, ऑप्शंस की तो बात दूर की है। अगर वो फ्लेम्स होती है तो H2O ही होती है, यस। ओके, सो वी आर डन विथ क्या बोलते हैं लेटेंट हीट वाला टॉपिक, लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट सेंसिबल हीट में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं आज। ठीक है, टुमारो विल बी डूइंग 2 टॉपिक्स, वन इज बॉइलिंग, सेकंड इज इवेपोरेशन, एंड देन द चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है, सो मंडे से विल बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू। वैसे समथिंग न्यू से पहले मेरे ख्याल से 1919 और 1935 बचा हुआ है, ये दोनों को खत्म करेंगे, देन विल स्टार्ट समथिंग न्यू। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।